अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम हसीब सवाती और आपका कोर्स द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग, उसमें मुझे इस क्लास की एडिशन करनी पड़ी है क्योंकि स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम्स थे। वो इस कोर्स को जब पढ़ रहे हैं, इसमें गो थ्रू कर रहे हैं, तो उनको लिखते वक्त प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, चीज़ें उनके माइंड में बैठ जाती हैं, लेकिन लिखते वक्त वाइल प्रैक्टिसिंग उनको मुश्किल लग रहा होता है। तो चैप्टर 2 जो कि पैराग्राफ राइटिंग का चैप्टर है, इसकी क्लास 1, 2, 3 इसमें हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया हुआ है कि पैराग्राफ राइटिंग है क्या, की कैसे जाती है, क्या रूल्स हैं। लेकिन उससे हट के आज की एक मैं क्लास प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट आपको पता हो कि क्या गलतियाँ आपसे हो रही होती हैं और आप उसको कैसे ठीक कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ये तो पता होगा कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन क्या है और उसको कैसे हम लिंक करते हैं टॉपिक के साथ, और एंड पे कंक्लूजन का सेंटेंस क्या होता है। ये तो बेसिक आइडिया है, ये आई होप आपको पता होगा। नहीं पता तो अभी आपको पता चल गया कि ये इतने पार्ट होते हैं पैराग्राफ के और इनसे मिलके एक पैराग्राफ बनता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कहा जाता है टॉपिक सेंटेंस को। जैसे अगर ये वीडियो में शुरू करता कि आइए आज की इस वीडियो में खाने की एक रेसिपी हम डिस्कस करेंगे और आगे मैं क्लाइमेट चेंज की बातें करने लग जाऊं, या ये वीडियो में शुरू करता कि आइए आपको मैं अपने इंटरव्यू की स्टोरी बताता हूं और आगे मैं आपको पढ़ाने लग जाता, जी बैठो मेरे साथ, जी तुम क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ पढ़ो, तो वो सेंस ख़त्म हो जाती कि आपने सर वो बात की थी, कुछ और कह रहे थे, लेकिन आप अभी हमें जो है आगे स्टोरी कुछ और सुना रहे हो। तो जो टॉपिक सेंटेंस है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कोई एक स्टोरी, एक कहानी स्टार्ट की हो, ठीक है, एक स्टोरी स्टार्ट की हो और जाते जाते आप वहाँ से डिट्रैक हो जाएं। तो आपके जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, ये कहानी के वो बिल्डअप्स हैं जो कि किसकी बेस के ऊपर होते हैं, टॉपिक सेंटेंस के ऊपर। इफ़ द स्टोरी इज़ अ लव स्टोरी, मेक श्योर कि आप उसमें लव वाले एलिमेंट रखें। इफ़ इट्स अ हेट स्टोरी तो कोशिश कीजिए विलेन उसमें हीरो हो, ठीक है जी। इफ़ इट्स अ हॉरर स्टोरी तो कोशिश कीजिए कि इसको फ़नी ना रखें। तो जब लाइफ में आपको पता है कि सर बिल्कुल ऐसा ही है, अ स्टोरी इज़ अ स्टोरी जैसी है उसको ऐसे ही लेके चलना चाहिए, तो फिर वाई यू आर डूइंग समथिंग इररेलेवेंट फ्रॉम द टॉपिक सेंटेंस। आप टॉपिक सेंटेंस से हट के आगे इन्फॉर्मेशन क्यों देने लग जाते हैं। ज़रा सा मैं आपको समझाता हूँ विद अ लाइव एग्जांपल ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाए। यहाँ से मैं पेन उठाता हूँ विद रेड वन, ठीक है जी, रेड पेन हम यहाँ से उठाते हैं और हम शुरू करते हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज़ फेसिंग आवर प्लानट टुडे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हमारी जो प्लानट है उसको जो मसाइल दरकार हैं उनमें से एक उन बहुत सारे मसाइल में से एक प्रेसिंग इशू क्या है, क्लाइमेट चेंज है। सो मैंने टोन सेट कर दी कि मैं इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करूँगा और आवर प्लानट के बारे में, ठीक है। नॉट पाकिस्तान, नॉट इंडिया, नॉट वेस्ट एशिया, ठीक है जी। इसमें मैं सिर्फ बात कर सकूंगा किसके बारे में, प्लैनेट के बारे में। और एक बड़े मज़े की बात ये है कि प्लैनेट में पाकिस्तान भी आ सकता है, प्लैनेट में इंडिया भी आ सकता है, प्लैनेट में वेस्ट एशिया भी आ सकता है, ईस्ट एशिया भी आ सकता है। तो अब क्या हुआ, मैंने अपने रीडर के लिए, जो मेरा रीडर है उसके लिए एक बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया आवर प्लैनेट का, कि भाई मैं आवर प्लैनेट में किसी भी जगह की बात कर सकता हूँ। मैं इसका इम्पैक्ट ह्यूमन के ऊपर भी डिस्कस कर सकता हूँ, एनिमल्स के ऊपर भी कर सकता हूँ, इकोसिस्टम्स के ऊपर भी कर सकता हूँ, मेरीन लाइफ के ऊपर भी कर सकता हूँ, ओशन के ऊपर भी कर सकता हूँ। तो जब आप इस तरह का ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं ना, तो क्या हुआ, आपने अपने रीडर को ये बता दिया कि भाई मेरे पास एक बड़ा स्पेस है जहाँ पे मैं खेल सकता हूँ, जहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ये ऐसे ही होगा कि मैं आपको बोलूँ यार तुझे पता है कल क्या हुआ, और मैं आपको 2 साल पहले की कहानी सुनाने लग जाऊँ। आप कहोगे कि यार आप तो कह रहे थे कि कल क्या हुआ, तो मुझे कल का बताओ, मुझे ये ना बताओ 2 साल पहले क्या हुआ। तो इसी तरह, लेकिन जब आपको मैं बताऊँ यार तुझे पता है बचपन से लेके आज तक क्या हुआ, तो अब मेरे पास कितना बड़ा रूम है कि मैं कहीं से भी कोई भी अपनी लाइफ का इवेंट उस बंदे को उठा के सुना सकता हूँ। तो सेम इज़ द केस हेयर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे हम कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं, ठीक है जी। नाउ व्हेन द कॉन्टेक्स्ट इज सेट कि हम और प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, ज़रा सपोर्टिंग सेंटेंसेस पढ़ते हैं, मैंने जोड़ के लिखे हुए हैं, आगे एग्जाम्पल में अलग अलग भी आपको दिखाई देंगे। अब ज़रा पढ़ें। एज राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स आर कॉजिंग पोलर आइस टू मेल्ट। एकदम आवर प्लैनेट में मैं इस पर
आइस पे चला गया हूँ, ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर प्लैनेट. पोलर आइस इज़ टू मेल्ट लीडिंग टू हायर सी लेवल्स एंड इंक्रीज फ्लडिंग इन कोस्टल एरियाज. ये पीछे क्या है, कॉमा लगा के ये कॉज बताया गया है. सेंटेंस राइटिंग का ये रूल होता है, कॉमा में आप दो डिफरेंट आइडियाज़ को या एक आइडिया की कंटिन्यूएशन को आगे एक्सप्लेन कर रहे होते हो. यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बताया कि पोलर आइस जो है वो मेल्ट हो रही है. तो मेरे जहन में सवाल आएगा ना, रीडर के जहन में आएगा कि क्या हुआ है, आइस मेल्ट हो रही है. मेरी फ्रिज है उसमें भी आइस मेल्ट होती है, हम उठा के बाहर फेंक देती हैं, उससे क्या होता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट पोलर आइस, ठीक है जी. वो आइस जो मेल्ट हो के क्या कर रही है, मुझे वो बताओ. तो मैं उसका बता रहा हूँ कि पोलर आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, उससे क्या हो रहा है, लीडिंग. यहाँ पे मैंने क्या किया, जीरंड यूज़ किया. लीड आपका वर्ब है, उसके साथ ING लगा दिया, तो हमने क्या किया, जीरंड इसको बना दिया. और जीरंड यूज़ कर रहा होता है जहाँ पे आप सेंटेंस में वैल्यू ऐड कर रहे हो तो ना, कॉमा के बाद लीडिंग, कॉजिंग, स्प्रेडिंग, इस तरह के जो वर्ड होते हैं. तो मैंने यहाँ पे जीरंड यूज़ किया. लीडिंग टू व्हाट, क्या लीड कर रहा है. पहला हायर सी लेवल्स, ठीक है जी. एक मुझे ये पता चल गया कि ये पीछे कॉज का पहला इफेक्ट क्या होगा कि हायर सी लेवल्स हो जाएंगे. दूसरा क्या होगा, एन इंक्रीज्ड फ्लडिंग इन कोस्टल एरियाज़, मतलब कोस्टल एरिया जो कि साइली इलाके होते हैं, अगर सी लेवल का राइज हाई होगा, यहाँ पे आपका घर है, ये आपके सी लेवल का नॉर्मल उसका लेवल है, सी लेवल है, यहाँ आपकी पोलर आइस पड़ी हुई है, ये पिघल रही है, इसकी वजह से पानी ऊपर बढ़ता बढ़ता आ रहा है. तो आया आपके घर को ख़तरा नहीं होगा, कॉमन सा फिनोमेना है जी सर, होगा. तो ये बिल्कुल वही बात है कि जो मैंने पीछे बताया कि कोस्ट आपकी पोलर आइस जो मेल्ट हो रही है, ये एक कॉज है. किसका है, क्लाइमेट चेंज का एक कॉज है. और अब मैं उसका आगे क्या कर रहा हूँ, एक ही सेंटेंस में उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये उसका इफेक्ट है. अगर यहाँ पे मैं क्या करता, मैं यहाँ पे बैठा हुआ लिख रहा होता, क्लाइमेट कॉजिंग पोलर आइस टू मेल्ट विच हैज़ सम सीरियस causes and the causes are carbon emissions, और एकदम मेरा सेंटेंस ख़राब हो जाता कि सर आपने तो causes का बताना था, आप कहाँ चले गए हो. यहाँ पे our planet का बताना था, तो planet पे मैं रहा बिल्कुल. और यहाँ पे मैंने अगर कॉजेज़ का बताया तो मैं आगे कॉजेज़ पे ही रहूँगा, मैं यहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकता. ये होती है राइटिंग. राइटिंग में इसलिए आप ऐसे में फ़ेल कर जाओगे अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे. बिल्डअप, इसको हम क्या कह रहे होते हैं कि भाई आपने क्या करना है, बिल्ड अपॉन द प्रीवियस आइडिया. हर अगला जुमला पिछले जुमले के ऊपर बिल्डअप हो, हर सपोर्टिंग सेंटेंस आपके टॉपिक सेंटेंस के साथ जुड़ा हो, और इसी तरह हर पैराग्राफ आपका थीसिस स्टेटमेंट के साथ जुड़ा होगा कल को, तो आपका कंप्लीट एक एसे बन जाएगा. वी आर नॉट डिस्कसिंग एसे, लेकिन आपको एक आइडिया दे दिया. ज़रा सा थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे पूरे का पूरा पैराग्राफ एक टॉपिक सेंटेंस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. ज़रा सा देखते हैं. एडिशनली, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रांजिशनरी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ. ट्रांजिशनल वर्ड क्या होते हैं, एडिशनली, फर्दर मोर, हाउएवर, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इस तरह की, ताकि मेरी राइटिंग में एक फ़्लो बना रहे, एक स्मूथनेस आई रहे. स्मूथनेस के लिए मैं एडिशनली यूज़ करता हूँ. शिफ्टिंग वेदर पैटर्न्स आर रिजल्टिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड स्वेयर स्टॉर्म्स. एक चीज़, ठीक है जी, आपके जो वेदर पैटर्न शिफ्ट हो रहे हैं किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो स्वेयर स्टॉर्म्स काज कर रहे हैं, ठीक है. प्लैनेट के लिए ये इशू है ना, स्वेयर किस्म के स्टॉर्म्स आना, जी सर इशू है. ड्राउट्स, ये भी इशू है सर. एंड वाइल्ड फायर्स, ये भी इशू है, ठीक है. यहाँ पे मैं फुल स्टॉप कर सकता था, यहाँ पे ये जुमला ख़त्म हो सकता था, लेकिन मैंने ख़त्म नहीं किया क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करना है. आई वॉन्ट माई रीडर टू बी फुली सेटिस्फाइड, उसको 100% मैंने मुतमईन करना है. और मैं कॉमा डाल के कहता हूँ विच डेवास्टेट इकोसिस्टम्स. एक प्लैनेट, हमारे प्लैनेट का पार्ट है ना इकोसिस्टम, एंड ह्यूमन कम्युनिटीज़ अलाइक, ये भी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है. तो मैंने अब क्या किया, मैंने उस बंदे को बताया कि भाई आपका जो वेदर पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, किसकी वजह से शिफ्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है. तो आपका वेदर पैटर्न जो कि क्लाइमेट की वजह से हो रहा था, उसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं. कैसे इम्पैक्ट्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, ड्राउट्स हैं, वाइल्ड फायर हैं. वो क्या कर रहे हैं, डेवास्टेट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं इकोसिस्टम्स को जो कि प्लैनेट का हिस्सा है, और ह्यूमन कम्युनिटीज़ जो कि ह्यूमन का हिस्सा है. सो यू आर सीइंग दिस क्रॉस, ये जो क्रॉस बनता जा रहा है कि आपने टॉपिक सेंटेंस के इस पार्ट को भी हिट किया हुआ है और आपने इसको भी हिट किया हुआ है, ठीक है. तो अब क्या हो रहा है कि अब आप उस बेस को, उस बुनियाद को समझ रहे हो कि कैसे बिल्ड अपॉन का जो आइडिया मैंने आपको समझाया था वो ट्रू, सच्चा साबित होता जा रहा है. अच्छा आगे ज़रा पढ़ते हैं.
इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, ठीक है जी, जो कि बिल्कुल यहाँ पे कॉमा डाल के आप बिल्कुल ये कह सकते थे ड्यू टू इमिशन ऑफ कौन सी गैसेस जी, गैसेस फ्रॉम योर व्हीकल्स या गैसेस फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स या कंबस्शन गैसेस फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, ठीक है जी। आप ये बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कर रहा। मैं क्योंकि मैं इसको आई वांट इट कि मैं आपके लिए, अभी आप बिगिनर हो तो लेट्स कीप इट शॉर्ट, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स आर आल्सो एसिडिफाइंग ओशन, यानी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नीचे H2 है, O है, पानी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ हैवी गैस, ऊपर उड़ नहीं सकती रेन की वजह से। ये इसकी अगर ये यहाँ से पानी मिलता है H2O प्लस CO2, ये बन जाएगा, केमिस्ट्री याद करें आप, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, दैट इज़ अ एसिड जो क्या करेगा आपकी ज़मीन के ऊपर जो जितने वो स्टैचूज़ बने हुए होते हैं मार्बल के, उनको पिघला रहा होता है, और पानी में जाके वाटर का pH लेवल जो कि 7.0 pH होता है उसको इंक्रीज़ करके 7.2 7.3 कर रहा है। और एसिडिटी, जैसे आपके स्टमक में एसिडिटी हो रही होती है, जलन हो रही होती है, सेम इज़ द केस विद एनिमल्स। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आपने सीखा? आप कहोगे सर इतना डाटा तो हमारे पास नहीं है। दिस इज़ द डाटा जो कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी में सीखा है आपने। जीएसए का पेपर अगर आपने प्रिपेयर किया और आपको अगर H2O और CO2 बना के कार्बोनिक एसिड बनाना नहीं आ रहा, तो जाइए अभी उसको पढ़िए। जीएसए आसान थोड़ी है। यहाँ से मैं ये अपनी लाइन उठा रहा हूँ कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और ऑल्सो एसिडिफाइंग ओशंस, उससे क्या हो रहा है मुझे बताओ? हार्मिंग मैरीन लाइफ एंड कोरल रीफ्स, कि भाई आपका मैरीन लाइफ और जो कोरल रीफ्स हैं, जो कि मैरीन लाइफ के फूड का उनके रहने की जगह हैबिटेट है, उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे पढ़ें। द डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम प्लानट का हिस्सा हैं, बिल्कुल हैं, एंड हैबिटेट्स वो भी प्लानट का हिस्सा हैं। फर्दर थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी, ये और थ्रेट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को। पूरा वो जो बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में भी आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। लेट्स नॉट डिस्कस दैट। पुशिंग मैनी स्पीशीज़ टुवर्ड एक्सटेंशन, आपकी बायोडाइवर्सिटी वो पूरा अगर वेब ही ख़त्म हो जाएगा, एक का डिपेंडेंट होना दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, अगर घास ही ख़त्म हो गया तो घोड़ा क्या खाएगा? वो वाली बात है, आप उसको याद कर लें। वो आपकी मूवी हुआ करती थी, घोड़ा कहाँ है जी, घास खाने गया है, घास कहाँ है, घोड़ा खा गया। तो ये बायोडाइवर्सिटी का वो वाला फिनोमेना है। डाटा आपके पास माइंड में पड़ा हुआ है। कहाँ मैंने धमाल की एग्जांपल को यूज़ करके आपके सामने डाटा ला दिया कि भाई ये देखो डाटा मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो आपने बस दिमाग को हाजिर रखना होता है और पहले बहुत सारा सोचना पड़ता है। आपको ये पूरे का पूरा एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है, मुझे लिखते वक्त बहुत सारा टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि मैं बस बैठा हूँ और टप 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 ये लैपटॉप पे किया और लिख दिया, नहीं, टाइम लगता है। शुरू में आपको लगेगा, ठीक है, आपको लगेगा, मुझे लगा, क्योंकि मैंने आपको समझाना था आसान तरीन अल्फाज में। चलें, आप भी प्रैक्टिस इसी तरह करेंगे तो आ जाएगा। और आगे मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारी एक्सटेंशन हो जाएगी। एंड मोर ओवर, और यहाँ पे एडिशनली का मैंने फ्रेज़ यूज़ किया था, ट्रांजिशनल वर्ड यूज़ किया था, यहाँ मोर ओवर, ताकि स्मूथनेस बरकरार रहे। क्लाइमेट चेंज हैज़ सिग्निफिकेंट इकनॉमिक इम्पैक्ट्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स। मैंने अपने प्लानट के बारे में बात किया। प्लानट में अब मैं आ चुका हूँ कंट्री के लेवल के ऊपर कि भाई इसके इकनॉमिक इम्पैक्ट भी हैं, जो कि क्यों हैं? क्योंकि वो एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे होटल्स, पूरी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, तबाह हो जाती हैं फ्लड्स में। और हेल्थ केयर सिस्टम, कि जब इतने लोग बीमार हो जाएंगे, इतनी डेवास्टेशन होगी, तबाही होगी, तो हेल्थ केयर सिस्टम सारा वो ख़राब नहीं होगा? उसके ऊपर कितना प्रेशर आएगा? डॉक्टर्स की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो उससे क्या होगा? हेल्थ केयर सिस्टम भी ख़राब होगा। नाउ अब मुझे बताएं कि इसमें कुछ ऐसा था कि जो मेरे इस टॉपिक सेंटेंस के अगेंस्ट कहीं पे हो, जो था जैसा था टॉपिक सेंटेंस के साथ मिलता जुलता था, इसके अलावा मैंने कोई भी बात नहीं की थी, ठीक है? आपके सामने सबूत है। अब मैं आता हूँ अगले पार्ट के ऊपर। आपका एक पार्ट टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, नाउ टॉकिंग अबाउट एग्जांपल्स। एग्जांपल के ऊपर मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, शुरू में कहता हूँ और आगे कॉमा डाल के, द रीसेंट वाइल्ड फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब मैं कहाँ पे हूँ? मैं यहाँ पे प्लानट है, यहाँ पे अगर पाकिस्तान का होता ना प्रेसिंग इशू फॉर पाकिस्तान, तो मैं कभी भी ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल नहीं दे सकता था। देता तो जिस असाइनमेंट में आपकी क्रॉस करूँगा इंशाल्लाह आइंदा के बाद, तो क्या होगा यहाँ पे? अब आप लॉजिक समझोगे कि ये क्या है और ये क्या है। ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करता हूँ, विच बर्न मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड एंड किल्ड बिलियंस ऑफ एनिमल्स, ठीक है जी। लैंड भी प्लानट का हिस्सा है, एनिमल भी हिस्सा है। हाईलाइटिंग, जो हाईलाइट करता है, हाईलाइट द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हाईलाइट नहीं, हाईलाइटिंग,
जो हाईलाइट कर रहा है डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ताकि क्या हो, आपका क्लाइमेट चेंज डिस्ट्रक्ट हो रहा है उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने एक एग्जांपल दे दी कि सर मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस एक्सप्लेनेशन वाली तरफ आ रहा हूँ कि यार मैंने जो एग्जांपल दे दी है, क्या पता मेरा रीडर क्या है कि यार ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, तो मैं अब उसको रेलेवेंसी दिखाने की कोशिश करूँगा। दीज फायर्स हैव एग्जासरबेटेड बाय these fires were exacerbated by prolonged droughts and record breaking heat conditions। ये नहीं, ओके, दीज फायर्स वर एग्जासरबेटेड बाय प्रोलॉन्ग ड्राउट, ठीक है जी, एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट। अच्छा, ये जो ड्राउट्स हुए, ये जो आपकी फायर थी, ये क्यों हुई, मतलब पहला क्वेश्चन आता है ना कि अब मैं उसको एक्सप्लेन करूँ फायर के कॉज होने का वजह कि क्लाइमेट चेंज के साथ ये आग कैसे जुड़ी है। कोई बंदा उठा के तीली लगा के भी तो जला सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई ये एग्जासरबेट हुए, ये बढ़े, इसमें इजाफा देखा गया। प्रोलॉन्ग ड्राउट्स, इतनी खुश्की थी, घास इतना खुश था, पत्ते इतने खुश्क थे कि भाई हल्की सी हीट की वजह से भी वो जल सकते थे। और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट, एटमॉस्फेरिक हीट इतना था कि अगर वहाँ पे कुछ भी ना होता, कोई दो चार पत्थर ही आपस में टकरा जाते, उनकी वजह से जो हीट जनरेट होनी थी उसकी वजह से भी ये वाइल्ड फायर इरप्ट हो सकते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ना, क्लाइमेट चेंज का हम कह रहे हैं, तो अब मैंने उसको क्लाइमेट चेंज के साथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट क्लाइमेट चेंज का क्या है, कीवर्ड है। आपका प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स, ये भी उसका कीवर्ड है। जब आपको कीवर्ड याद हो जाएं, अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कीवर्ड का जिक्र कर रहा होता हूँ, तो कीवर्ड याद हो गए तो आपके लिए लिखना आसान हो गया, ठीक है। ज़रा आगे पढ़ें। अच्छा, कंडीशंस डायरेक्टली लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, अब ये क्या है? अच्छा, अब समझ आइए मैं क्या कॉमा वो कर रहा हूँ कि प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स एंड हीट, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट, जो कि कंडीशंस हैं डायरेक्टली लिंक विद ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है जी? वही तो क्लाइमेट चेंज है, इसी की वजह से तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आगे पढ़ें। द सिवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सच वाइल्ड फायर्स आर इंक्रीजिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। मैं क्यों कह रहा हूँ क्लाइमेट चेंज का जिक्र कर रहा हूँ कि भाई इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज ही हो रहा है, तो हमारा प्लानट जल रहा है, तबाह हो रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इसकी वजह से इंक्रीज़ होगी। और यहाँ पे आके आप अपना ख़त्म कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आगे इसको इतना लेंथी करने की। लेकिन अगर आप काबिल हैं, 40 नहीं बल्कि 45 to 50 का स्कोर ऐसे में चाहते हैं, तो आपको ये करना ये करना पड़ेगा कि दिस एग्जाम्पल अंडरस्कोर्स द अर्जेंट नीड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज टू प्रिवेंट फर्दर एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफीज़। कि भाई आपकी ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से हमें बताती है कि अगर हमने एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफीज़ को बचाना है, उनको कम करना है, प्रिवेंट करना है, तो हमें कुछ एड्रेस करना होगा, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना होगा। और ये होता है हिंट, ये मैं आपको जो आगे अगले क्लासेस में आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे पिछले पैराग्राफ में अगले पैराग्राफ का हिंट देते हो। चले ऐसे छोड़ें, आपने नेटफ्लिक्स तो डेफिनेटली आप सारे यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। नेटफ्लिक्स में क्या होता है, एक एपिसोड जब ख़त्म होने वाला होता है, उसके एंड पे आके वो जो डायरेक्टर है कोई ऐसी बात करता है, एक्टर जो भी हैं वो कोई इस तरह की बात करते हैं, कोई इस तरह का इवेंट रखा होता है डायरेक्टर ने कि हम मजबूर हो जाते हैं कि अगली एपिसोड है उसको देखें। तो सेम इज़ द केस हेयर, राइटिंग में भी जब आप अगले पैराग्राफ में स्विच करने लगोगे ना, तो एंड के पोर्शन में कुछ ऐसा रखोगे कि रीडर बोले यार शिट, आगे भी पढ़ूं, आगे क्या होगा। तो हम वो जो लिंक बना रहे होते हैं ना, तो वो क्या है, वो ये हिंट है जो हम पिछले पैराग्राफ में ड्रॉप कर रहे होते हैं। अक्सर पैराग्राफ में होता है, समटाइम बीच में नहीं भी होता क्योंकि मुश्किल है ये, लेकिन अगर हिंट हो तो बहुत अच्छा रह जाता है। वो नेटफ्लिक्स वाला कनेक्शन है, तब जाके आराम से आपका ऐसे पास हो जाता है। तो दिस एग्जाम्पल अंडरस्कोर अर्जेंट नीड। तो आगे मुझे बताएं कि इसमें आगे क्या होगा अगले पैराग्राफ में। अगले पैराग्राफ में मैं जो हूँ वो क्या कर रहा हूँ, कॉजेज़ डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं, कॉजेज़ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? कॉजेज़ किस लिए? मैं बता रहा हूँ कि वो अर्जेंट नीड टू एड्रेस, वो जो मेरे सॉल्यूशंस हैं, नॉट द कॉजेज, नॉट द फ्रीकिंग कॉजेज, सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। और एंड पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंक्लूजन दे रहा हूँ। इन कंक्लूजन, मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। ये क्या है जी? ये मेरी एक पॉजिटिव लाइन है। जैसे अच्छी अच्छी मूवीज़ ख़त्म होती हैं तो उनके एंड पे बड़ा पॉजिटिव एक मैसेज होता है और आप देख के कहते हो यार वाह क्या मूवी थी। ये भी क्या है, आपका एक पूरा पैराग्राफ है, एक पूरी मूवी है, ख़त्म होने लगी है, और एंड पे आप बड़ा एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक उसके साथ जा रहे होते हो, व्यू के साथ जा रहे होते हो, अपनी रीडर को छोड़ रहे होते हो कि सर अभी आप जा तो रहे हो, लेकिन आपको मैं एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि भाई हमें क्या करना है, मिटिगेट करना है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को, जो कि वो क्रूशियल है किसके लिए? एनवायरनमेंट हमारे प्लानट का हिस्सा, बायोडाइवर्सिटी हमारे प्लानट का हिस्सा, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ये भी हमारे किसका, हमारे उसका प्लानट का हिस्सा।
अगर यहाँ पे आके मैं क्या कर देता, मैं कर देता मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट इज़ क्रूशल फॉर प्रोटेक्टिंग सिंध एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ केपी, तो मेरा काम ख़राब हो जाना था कि यार पूरे का पूरा ऐसे आपने कोई किसी कंट्री का जिक्र नहीं किया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने ऑस्ट्रेलिया दे दिया, यहाँ आप पाकिस्तान के ऊपर क्यों आ गए हो? तो आपका वो जो कनेक्शन था वो रब था एंड पे आके टूट गया ना। तो जाते जाते भी आपने ये गलती नहीं करनी कि जो ऊपर बातें की हुई हैं उससे हट के आप कोई बात कर दें, नहीं। अगर मैं आपको इस टाइम पे क्लाइमेट चेंज के बारे में एक पैराग्राफ राइटिंग सिखा रहा हूँ तो मैं पैराग्राफ राइटिंग पे ही लगा हुआ हूँ। इट्स 11 इन द मॉर्निंग, मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया, अब आप लोगों के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। अगर ये बातें बीच में मैं ले आता तो मज़ा ख़राब हो जाना था ना पैराग्राफ का। सर आप पैराग्राफ पढ़ा रहे हो तो ये बीच में नाश्ता कहाँ से आ गया? तो इसी तरह जब आप पाकिस्तान के उसके क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट ऑन ग्लोब बता रहे हो तो लेट्स कीप इट ग्लोबल, ठीक है जी। वो वर्ड्स ही ना यूज़ करो जो किसी कंट्री नेशन की तरफ वो डायरेक्ट कर रहे हो, कीप इट ऑन अ प्लानट लेवल, ठीक है। और इस रीडिंग मटीरियल में मैंने आपको अब क्या किया है, आगे खुद ये जो पढ़ाया है वही चीज़ें आपको मैंने लिख के दी हुई हैं कि चलो अगर आपको पढ़ के समझ नहीं आती आप इसको लिख के समझ लो, ठीक है, आप इसको भी रीड कर पाओगे। सो इफ़ यू आर ऑन यूट्यूब, मुझे डेफिनेटली आप देख रहे होंगे, आई विल कीप दिस वीडियो पब्लिक। आई एम टीचिंग अ कोर्स द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग, ठीक है, और उसमें हम इसी तरह डिस्कशन कर रहे होते हैं। स्टूडेंट को जहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होता है उस तरह मैं उनको अलग से सेपरेट वीडियोस भी बना के दे रहा होता हूँ। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है जी, आप कर सकते हो। एंड दिस इज़ द नंबर, ठीक है, ये नंबर है। अगर आपको हेल्प चाहिए, कोर्स बाय ना कीजिए, खैर है, हेल्प चाहिए, इवन यू वांट दिस पीडीएफ, तो भी मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, आई विल प्रोवाइड यू दैट फॉर फ्री, फ़ायदा लीजिए। अच्छा जल्दी से आगे आते हैं, सिंस मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, पाकिस्तान पूर एजुकेशन सिस्टम, इसके ऊपर हम ज़रा सी डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक सेंटेंस क्या है और नीचे सपोर्टिंग में देखते हैं। द पूर एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ अ सिग्निफिकेंट बैरियर, एक बैरियर है तो आ लगेगा, आप अक्सर ये इसको खा जाते हैं बीच में, इज़ अ सिग्निफिकेंट बैरियर टू द कंट्रीज़ सोशल एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या है, कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा बैरियर है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको भूलना नहीं है कि आपने ऊपर सोशल और इकोनॉमिक का जिक्र किया है तो नीचे पॉलिटिकल, नीचे इस तरह की एग्जाम्पल को गुरेज कीजिएगा, दे सकते हैं, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक वो पॉलिटिक्स के साथ लिंक है, लेकिन डायरेक्ट सियासी एग्जाम्पल, डायरेक्ट किसी और कंट्री की एग्जाम्पल नहीं देनी। वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, सिग्निफिकेंट बैरियर है और हमने साबित करना है कि कैसे बैरियर है। पहला सपोर्टिंग सेंटेंस आपके लिए मैं हेडिंग के साथ लेके आया हूँ कि लैक ऑफ फंडिंग एंड रिसोर्सेज इन प्राइमरी इशूज़, इज़ अ प्राइमरी इशू। फंडिंग और रिसोर्सेज नहीं है ना एजुकेशन सिस्टम में, वो प्राइमरी इशू है जो रिजल्ट करता है। ये कॉज पड़ा है, अब उसका इफेक्ट क्या होगा, रिजल्टिंग इन इनएडिक्वेट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स, ठीक है जी। टीचर के ट्रेन होने की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ड्यू टू इनसफिशिएंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो यही वाली बात है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैनी स्कूल लेक बेसिक फैसिलिटीज सच एज क्लासरूम्स 1, लाइब्रेरीज 2 एंड लेबॉर्ट्रीज विच आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। लर्निंग ही नहीं होगी तो आपकी कंट्री की सोशल डेवलपमेंट कैसे होगी? लाइब्रेरीज़ है ही नहीं है। मुझे याद है प्राइवेट स्कूल होता था, लाइब्रेरी में जाते थे, एक दफ़ा हम लोगों से वो बीकर टूट गया, उसके बाद पूरा साल हमें लाइब्रेरी में नहीं छोड़ा, बीकर 1800 रुपये का था। इतनी सी बात है, नहीं है वो फैसिलिटीज़ हमारे पास और पूरा साल हमारा ज़ाया हो गया कि भाई उससे क्या सोशल आप डेवलपमेंट करोगे, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप करोगे। आगे पढ़ो, यहाँ पे फर्दर मोर का ट्रांजिशनल वर्ड यूज़ किया। क्लास 3 और 4 में हम ये सीखेंगे, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल एजुकेशन। आप सिटी से पढ़े हो, मैं गाँव से पढ़ा हुआ हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे पहले सीखना पड़ा था। आप लोगों से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके लिए मेरे से भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो क्यों? क्योंकि अर्बन रूरल डिस्पैरिटी है। आया आपको ये बात नहीं पता थी? पता थी। गांव जाते हो, कज़न्स हैं आपके, उनको देखो, खुद को देखो, कितना बड़ा फ़र्क महसूस होता है। अर्बन रूरल डिस्पैरिटी है। विद रूरल एरियाज ऑफन रिसीविंग फार फ्यू रिसोर्सेज एंड सपोर्ट। वही वाली बात है, बीकर टूट गया तो साल गया। दिस अर्बन रूरल डिवाइड मीन्स दैट चिल्ड्रन इन रूरल एरिया हैव लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। और उससे क्या होगा, ये पीछे कॉज पड़ा है, कॉज एंड इफेक्ट वाले जुमले भी लिखा करें, ये इस तरह आपकी राइटिंग में ज़रा वो बेहतरी आती है। परपेटुएटिंग साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट। अगर मैं भी क्वालिटी एजुकेशन के चक्कर में केपी के बेस्ट कॉलेज ना जाता, फिर मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी ना जाता, गांव में ही रहता, तो यकीन मानिए आज मैं इस काबिल ना होता कि आपको मैं बैठ के एड्रेस कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की। ये तब होता है जब आप रूरल से निकल के अर्बन की तरफ मूव करते हो, और ये डिवाइड का हमें बहुत अच्छे से पता है। डाटा आपके माइंड में था,
आपने सिर्फ सोचना था, ठीक है। तो आपका ये बहाना आइंदा के बाद ना ही चले तो बेहतर है कि सर डाटा नहीं था, डाटा होता है। अनदर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। अनदर क्रिटिकल प्रॉब्लम इज़ द आउटडेटेड करिकुलम, बिल्कुल। और उससे क्या होगा, मतलब कॉज है पीछे, मैं आगे इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट वाले मैं जुमले लिख रहा हूँ, विच फेल्स टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द स्किल्स नीडेड फॉर द मॉडर्न वर्क फोर्स। बिल्कुल वही है कि मैं अगर स्टूडेंट को कहूँ कि आप मुझे इंटरनेट पे एक रिसर्च पेपर है उसको समरी करके दे दें, और वो मुझे कहते हैं सर ये कैसे हम करेंगे, आपके पास वो नहीं है कि भाई perplexity.ai पे जाएं, टूल है, यूज़ करें। लेकिन अगर आपके आउटडेटेड करिकुलम होगा, ये चीज़ें बच्चों को बताई नहीं जाएंगी, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा। और ये क्या है, मॉडर्न वर्क फोर्स में काम नहीं होगा, तो वर्क फोर्स में काम नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी। अगेन टॉपिक के साथ लिंक है। द current curriculum is heavily focused on rote learning rather than critical thinking, problem solving, which are crucial for success of today's global economy. इकॉनमी का कीवर्ड है, और यहाँ पे ऊपर भी क्या हिट हो रहा है, आपके इकॉनमी का कीवर्ड यहाँ पे भी हिट हो रहा है। तो कीवर्ड्स का मतलब ये है कि जो बात टॉपिक सेंटेंस में है, प्लीज़ लेट्स जस्ट कीप इट लिंक्ड विद द आपका टॉपिक सेंटेंस, आपके टॉपिक के कीवर्ड्स, ताकि क्लैरिटी बनी रहे, स्मूथनेस बनी रहे। स्मूथनेस के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये फर्दर मोर, एडिशनली, ये अब मोर ओवर का मैंने वर्ड यूज़ किया। Political instability and corruption are exacerbating these challenges, leading to misallocation of funds and inconsistent education policies. फंड उस्ताद को चले गए, प्रिंसिपल को चले गए, पॉलिसी ऐसी बनाई जिसमें टीचर का फ़ायदा है, टीचर नालायक हैं, टीचर कहते हैं सर नया करिकुलम आ गया तो हम कैसे पढ़ाएंगे, हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल कहता है दफ़ा करो यार, पुराने ही सब्जेक्ट पढ़ाओ। खैर है, क्या होता है, बच्चों ने तो वैसे भी यूट्यूबर बनना है कल को। तो क्या है जी, एजुकेशनल पॉलिसीज़, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट एंड पॉलिसी रिजल्ट इन लैक ऑफ कंटिन्यूटी एंड कमिटमेंट टू लॉन्गर टर्म एजुकेशन रिफॉर्म्स अंडरमाइनिंग प्रोग्रेस। अब ज़रा सा इसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि मैंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिक्र कर दिया, करप्शन का जिक्र कर दिया, और ये कितना इररेलेवेंट है टू आवर टॉपिक सेंटेंस के, जहाँ पे कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जिक्र है। करप्शन का क्या ताल्लुक, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्या ताल्लुक, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरी एबिलिटी देखें, मेरी कोशिश देखें, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आगे कह रहा हूँ कि ये वो कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ रहा है प्रोग्रेस के ऊपर। सो कॉज एंड इफ़ेक्ट, ठीक है, कॉज एंड इफ़ेक्ट, ये क्या है, एक तरफ कॉज पड़ा है, दूसरी तरफ इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसके कंधे से गोली चला रहा हूँ, बंदूक चला रहा हूँ, जो कि सीधा मेरी प्रोग्रेस को हिट कर रही है। तो टॉपिक, ये सपोर्टिंग सेंटेंस रेलेवेंट है टॉपिक सेंटेंस के साथ। एंड लास्टली, अब लास्टली क्यों लिखा, क्योंकि मैं ख़त्म करने लगा हूँ। जेंडर इनइक्वालिटी रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट बैरियर विच हैविंग with girls having less access to education compared to boy। इससे क्या होगा, cultural norm and education factor are they often prioritize boys education over girls, leading to cause, ये ठीक है जी, C ये E, cause effect, leading to lower literacy rates and fewer opportunities for women। opportunities नहीं है तो economic development में क्या रोल होगा, नेगेटिव होगा। 50% की population है पाकिस्तान में, उसको निकाल दो, 50% मर्द बचते हैं, वो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। आधी population आपकी चली गई, ज़ाया हो गया आपका economic development का जितना भी वो फ्रूट मिलना था आपको, वो अब आधा मिल रहा है। तो कंट्री की इकोनॉमिक और आपकी सोशल डिस्ट्रक्शन हो रही है ना। टॉपिक के साथ लिंक हूँ मैं। और एग्जांपल पाकिस्तान की, फॉर एग्जांपल इन रूरल सिंध एंड बलोचिस्तान मैनी स्कूल ऑपरेट विदाउट बेसिक एमिनिटीज़ एंड फीमेल लिटरेसी रेट वर अलार्मिंगली लो। मतलब लाइक मुझे लगता है ये 30s में हैं या 40s के करीब करीब हैं, ठीक है। और ओवरऑल एवरेज जो है वो पाकिस्तान में मुझे लगता है हमारी 68 के अराउंड है, 67 के अराउंड होगी, या 59, आई बिलीव 59 होगी। ये ज़रा आपने फैक्ट रिकॉल कर देने हैं। और एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ एग्जांपल की, कि दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट्स ब्रॉडर इशू डिस्कस्ड ऊपर जो हुए हैं, शोइंग हाउ लेक ऑफ रिसोर्सेज एंड जेंडर इनइक्वालिटी स्पेसिफिकली इम्पैक्ट रूरल रीजन। दिस कंडीशन इन सिंध एंड बलोचिस्तान अंडरस्कोर द क्रिटिकल नीड टू कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस पाकिस्तान। अगला पैराग्राफ का हिंट आ गया और कंक्लूजन आ गई कि भाई इन कंक्लूजन एड्रेसिंग द मल्टी फैसेटेड इशू विद पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। मल्टी फैसेटेड इशू क्या हैं, कहीं पे पॉलिटिकल रीजंस हैं, कहीं पे इकोनॉमिक रीजन है, कहीं पे फंड की एलोकेशन है, कहीं पे करप्शन है। तो इसलिए मैंने मल्टी फैसेटेड का वर्ड यूज़ किया। और आगे मैं कहता हूँ इज़ एसेंशियल फॉर व्हाट, किसके लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी है जी ताकि बच्चे अच्छा पढ़ सकें, बच्चों का फ्यूचर बन सके। नो, ये अच्छा है फॉर फॉस्टरिंग सोशल इक्वालिटी एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। देख रहे हो, सोशल
और ये इकोनॉमिक, इसको ज़रा मैं ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे इसको मैं और ऊपर लेके आता हूँ और यहाँ पे इसको मैं ला के किसके साथ जोड़ रहा हूँ जी, ये जोड़ रहा हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कंट्री की सोशल डेवलपमेंट के साथ। सो यू आर सीइंग, आप देख रहे हो कि कैसे मैं कंक्लूजन में अपने टॉपिक सेंटेंस को हिट कर रहा हूँ। दिस इज़ द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग। ये आर्ट है, जिसको कोर्स को नाम मैंने आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग दिया था, मजाक नहीं था, आर्ट है। आपको ये करना पड़ेगा। हर जुमले को लिखते वक्त सोचें कि ये मैं ऊपर जा रहा हूँ, टॉपिक के साथ जा रही हूँ कि नहीं जा रही, जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंश्योरिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल आवर सिटीजन्स। और एंड पे मैंने क्या किया, वो पीके की तरह बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज दे के चला गया। वो जो एंड पे वो बैठी हुई लड़की कह रही होती है कि वो चला गया, लेकिन उसने दिखाया कि दोस्ती सबसे बड़ा रिश्ता है। यू नो, ऑल अदर बेस्ट मूवीज़ जो आपने देखी होंगी, जाते जाते हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं। तो ये वो क्लास है। चले मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। आज आपने लर्निंग, आपने क्या लर्न किया, ठीक है। क्विकली हम लर्निंग के ऊपर आते हैं कि आपने आवर्स लेने हैं लिखते वक्त, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, घंटे लगाएं, क्योंकि कल को आपके 10 पेपर आराम से पास होंगे, मेरी गारंटी है। एसे और प्रेसी में अगर फेल नहीं होना तो घंटे लगाएं लिखने के ऊपर। 12 पेपर होंगे, 6 दिन होंगे, 6 आपने पेपर 12 दिन में देने हैं तो लिख के देने हैं, ठीक है। LIKH आपने लिख के देने हैं। लिखने से ना घबराइए, घंटे लगाइए लिखते वक्त। जब लिखें तो पहले टॉपिक सेंटेंस सोचें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने ये वीडियो शुरू की थी तो सलाम किया, मेरा नाम हसीब है। आज हम ये पढ़ेंगे और यकीन जानिए बहुत भूख लगी हुई है, लेकिन मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, आपको वही बता रहा हूँ कि मैं टॉपिक के साथ लिंक रहूँ। जो मैंने टॉपिक दिया था मैं उसके साथ लिंक रहूँ। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऐसी दी, सॉरी आपके जो ये सपोर्टिंग सेंटेंस हैं वो ऐसे हों जो टॉपिक सेंटेंस के साथ जुड़ते हो। नहीं समझ आ रहा तो कोशिश कीजिए, घंटे लगाइए, लेकिन सोच के लिखिए कि कैसे ये मेरी लाइन ऊपर वाले के साथ जुड़ी हुई है। फिर उसमें अगर चीज़ें नहीं क्लियर हो रही तो कॉज एंड इफेक्ट का फिनोमेना लगाइए, ठीक है जी। कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको आगे इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। 1-2 वीडियोस और मैं बनाने लगा हूँ आपके लिए, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट के सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस ये भी मैं क्लियर करूँगा आपके लिए। अच्छा, ये आपने सपोर्टिंग सेंटेंस दे दिए। एग्जाम्पल ऐसी हो जो टॉपिक के साथ जस्टिस कर रही हो। सवाल गंदम जवाब चना नहीं चलेगा, एग्जाम्पल सोच समझ के दीजिए। ये आती हैं न्यूज़पेपर पढ़ने से, यूट्यूब पे डकी भाई और एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखने से नहीं, अच्छे अच्छे चैनल्स को फॉलो करने से आएंगी। केस स्टडी सुना करें, हिस्ट्री के चैनल फॉलो करें, अच्छे अच्छे उस पर ChatGPT पे जाके एग्जाम्पल्स लें, फैक्ट बुक अपनी अच्छी बनाएं, एग्जाम्पल बुक अपनी अच्छी बनाएं, कोटेशन बुक। ये ना टॉपर्स की तरफ से बस एक नाम सिखा दिया गया है आपको कि फैक्ट बुक, कोटेशन बुक भी होती है, रेफरेंस बुक भी होती है, एग्जाम्पल बुक भी होती है। आते जाते उसको पढ़ें। जैसे वो होता है ना कि आप बैठे हुए मतलब स्क्रॉल कर रहे होते हो, लेट्स नॉट स्क्रॉल थ्रू यूट्यूब इंस्टाग्राम, बट अपनी उन फैक्ट बुक को, एग्जाम्पल बुक को स्क्रॉल करें। CSS से आसान नहीं है, तो आपने एग्जाम्पल वहाँ से उठा दी। एंड पे जो आपने लिंक करना है टॉपिक के साथ वो लाजमी कीजिएगा। फिर आपने ये सीखा कि आपने कंक्लूजन देना होता है। कंक्लूजन में ऑलवेज़ पॉजिटिव अप्रोच फॉलो करें। टॉपिक में जो बातें हुई हुई हैं उनके साथ हिट करें और जाते जाते एंड पे एक लाइन दे दें। पॉजिटिव नहीं दे सकते कोई मसला नहीं है, लेकिन टॉपिक को, कंक्लूजन को टॉपिक के साथ लाजमी लिंक करें। और ये आपकी आज की लर्निंग है जो आपने सीख लिया है। 30-35 मिनट्स की वीडियो होगी, लेकिन अगर बार बार इसको देखते हैं, रीडिंग मटेरियल जो मैंने प्रोवाइड किया है उसको पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। दिस इज़ दी व्हाट्सएप नंबर। इंस्टाग्राम पे मैं इस नाम से अवेलेबल हूँ, यूट्यूब से इस नाम पे अवेलेबल हूँ। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन आस्क फॉर हेल्प, ठीक है जी। आई वुड लव टू हेल्प यू जी। चलें इस क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे। बहुत लेंथी क्लास हो गई है, भूख भी बहुत लग गई है, तो थैंक यू सो मच जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।